नमस्कार, मैं निशांत शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अर्थशास्त्र, उत्पादन तथा लागत के भाग 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाग 1 और भाग 2 में हमने उत्पादन एवं उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे लागत एवं उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं के बारे में। लागत से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में हमें क्या क्या इस भाग में सीखना है वो हम एक बार देख लेते हैं। इस भाग में हम सीखेंगे लागत की अवधारणा, स्पष्ट लागत तथा निहित लागतों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों के बारे में। लागत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं जैसे कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लागत के अर्थ से। देखिए, उत्पादन के भाग में हमने सीखा कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है। यह कारक जब आप बाजार से खरीदते हैं या यदि आप बाजार से नहीं भी खरीदते, आपके खुद के ये कारक हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, इन कारकों अथवा आगतों पर किया जाने वाला खर्चा जो है उसे हम लागत कहते हैं। और अर्थशास्त्र में जब हम लागतों की बात करते हैं तो हम दो अलग तरह की लागतों की बात करते हैं। हम बात करते हैं स्पष्ट लागतों के साथ अस्पष्ट लागतों की। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कुल लागत बराबर है स्पष्ट लागतों एवं अस्पष्ट लागतों के योग के। तो पहले यह समझ लेते हैं कि स्पष्ट लागतें क्या हैं एवं अस्पष्ट लागतें क्या हैं। स्पष्ट लागतें वह लागतें हैं जो फर्म द्वारा स्पष्ट तौर पर या व्यक्त तौर पर खर्च की जाती हैं, अर्थात ऐसे कारकों पर किया जाने वाला भुगतान जो आप बाहर से प्राप्त करते हैं और भुगतान नगदी के तौर पर बाहर किया जाता है। तो आपकी जेब से जब पैसा निकलकर बाहर जा रहा है उस लागत को बोलेंगे हम स्पष्ट लागत। किंतु अस्पष्ट अथवा निहित लागतें भी लागतें हैं, लेकिन इनका खर्चा आप बाहर किसी को नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये लागतें स्वयं के स्वामित्व वाले, स्वयं के द्वारा उपलब्ध किए गए साधनों की लागतें हैं। अगर उदाहरण की बात करें स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों की, तो स्पष्ट लागत का उदाहरण हो सकता है श्रमिक को दी गई मजदूरी। आपने बाहर से श्रमिक बुलाए हैं, आपके यहां लोग काम करते हैं, उनको आप सैलरी मजदूरी देते हैं, तो वह क्या है? एक स्पष्ट लागत है। आपने कोई भवन किराए पर लिया है, उसका आप किराया देते हैं, स्पष्ट लागत है। आप कच्चा माल खरीदते हैं, उसकी जो लागत है वह क्या है? स्पष्ट लागत है। किंतु यदि यह भवन आपका स्वयं का भवन है जहां से आप अपना उत्पादन चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, क्योंकि आपको भवन के किराए का भुगतान आगे किसी भूपति को नहीं करना, इसीलिए यहां पर जो लागत है उसे निहित लागत अथवा अस्पष्ट लागत कहा जाता है। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतों में भेद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पष्ट लागतें ऐसी लागतें हैं जिनका भुगतान करने के बाद आप इसका लेखांकन अपने खातों में कर सकते हैं। किंतु अस्पष्ट लागतें, क्योंकि यह स्पष्ट तौर पर बाहर किसी को नकदी के रूप में भुगतान नहीं की गई हैं, इनका लेखांकन के अंदर खातों में इनको आप शामिल नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, यदि आप किराए पर कोई भवन लेते हैं और आप उस किराए को आगे किसी को अदा करते हैं तो वह किराया आपके लिए एक स्पष्ट लागत है। किंतु यदि आप अपने घर को ही अपने व्यवसाय के स्थल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप किसी को किराया नहीं देते हैं, किंतु यदि आप अपने ही भवन को किसी अन्य व्यक्ति को बाहर किराए पर देते तो आप कुछ किराया प्राप्त कर सकते थे। अब आपको उस प्राप्त हो सकने वाले किराए की हानि हो रही है, जो कि वास्तविक हानि नहीं है, लेकिन नोशनल हानि जरूर है, और इस नोशनल हानि को अवसर लागत के रूप में आप अस्पष्ट लागत कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों के बारे में। उत्पादन तथा लागत के भाग 1 और भाग 2 में हमने अल्पकाल व दीर्घकाल के बारे में चर्चा की थी। आपकी सहायता के लिए एक बार फिर अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में मैं बता देता हूं। अल्पकाल समय की वह अवधि है
जहां आप कुछ कारकों को परिवर्तित कर सकते हैं और कुछ कारक स्थिर रहते हैं। किंतु दीर्घकाल समय की वह अवधि है जहां पर सभी कारकों अथवा साधनों को आप परिवर्तित कर सकते हैं, इन्हें बदला जा सकता है। अर्थात यदि बात करें अल्पकालीन लागतों एवं दीर्घकालीन लागतों की, तो अल्पकालीन लागतें ऐसे कारकों पर किया जाने वाला खर्चा है, ऐसी लागतें हैं जो अल्पकाल में की जाती हैं, ऐसे कारकों पर की जाती हैं। और दीर्घकालीन लागतें ऐसी लागत है जो दीर्घकाल में की जाती हैं। अल्पकाल के अंदर प्रमुखतः दो तरह की लागतें आपको देखने को मिलती हैं, जिसका नाम है स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत। दीर्घकाल के अंदर क्योंकि सभी कारक परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनीय हैं, कोई स्थिर कारक नहीं है, इसीलिए दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील अथवा परिवर्तनीय लागत होती हैं एवं स्थिर लागतों और परिवर्ती लागतों का भेद समाप्त हो जाता है। अब अगर बात करें कुल लागत के बारे में, तो स्थिर लागत और परिवर्ती लागत का कुल योग है जो कि कुल लागत होता है। कुल लागत को आगे आने वाली स्लाइड्स में हम टीसी, स्थिर लागत को टीएफसी एवं परिवर्ती लागत को टीवीसी से इंगित करेंगे। अगर स्थिर लागत की बात करें तो अगर आपने भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से समझ लिया है तो अब आपको पता होगा कि स्थिर लागत स्थिर कारकों पर खर्च की जाने वाली लागत है, अर्थात ऐसी लागत जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होती। मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी है, उस पर आप 1 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। अब आप उस मशीन पर कोई उत्पादन नहीं कीजिए, 1 इकाई का उत्पादन कीजिए, 10 इकाई का उत्पादन कीजिए अथवा 50 इकाइयों का उत्पादन कीजिए, जितनी उसकी क्षमता है। यदि आप उतना उत्पादन करेंगे तो मशीन की लागत स्थिर रहेगी। किंतु परिवर्ती लागतें वह लागतें हैं जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए श्रम की इकाइयां, मान लीजिए अभी आप एक भी इकाई का उत्पादन नहीं करते हैं, इसीलिए आपने एक भी श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा, तो लागत कितनी हुई? 0। यदि आपको उत्पादन करना है, आपने पहले 1 श्रमिक, 2 श्रमिक, 3 श्रमिक, 4 श्रमिक एवं 5 श्रमिक कार्य पर रखे। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, उनको किए जाने वाला भुगतान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि आपने परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों का इस्तेमाल किया तो आपकी परिवर्ती लागत भी बढ़ जाएगी। स्थिर लागतों का कुछ उदाहरण यदि दिया जाए तो किराया हो सकता है जो कि फिक्स्ड है। आपके पास यदि एक भवन है, उस भवन का किराया 50,000 रुपए स्थिर है, चाहे आप उस भवन का इस्तेमाल करें अथवा नहीं। आपके स्थिर कर्मचारियों का वेतन, चाहे वह उत्पादन करे या नहीं। किसी लाइसेंस फीस का भुगतान जो कि आप एक बार में एक मुश्त रकम के तौर पर कर देते हैं। और क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन के स्तर से प्रभावित नहीं होती है, इसीलिए स्थिर लागतों को एक सीधी रेखा जो कि एक्स अक्ष के समानांतर है दर्शाया जाता है। बात करते हैं परिवर्ती लागतों के कुछ उदाहरण की। तो कच्चे माल की लागत, आप जितना माल इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही भुगतान करना होगा। अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, जितने ज्यादा आप अस्थायी कर्मचारियों का इस्तेमाल श्रमिकों के तौर पर करेंगे उतना ज्यादा ही आपको उनको भुगतान करना होगा। बिजली का दिया जाने वाला बिल अथवा जल का दिया जाने वाला बिल, आप जितनी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे, देखिए कितनी आसान बात है ये समझनी कि आप जितनी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे बिल उतना ही ज्यादा आएगा। आप जितना कम बिजली का इस्तेमाल करेंगे बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। तो ये क्या है? आपकी खपत के साथ, आपके इस्तेमाल के साथ लागत परिवर्तित हो रही है। तो ये कौन सी लागत है? परिवर्ती लागत। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है परिवर्ती लागत बढ़ती जाती है, और जब उत्पादन 0 होता है तो यह लागत 0 होती है। इसका वक्र आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0 से होते हुए वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कुल लागत की, जो कि आप देख सकते हैं स्थिर लागत और परिवर्ती लागत का कुल योग है। तो जब आप स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत को जोड़ देते हैं तब आपको प्राप्त होता है कुल लागत। आप इसका अगर वक्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीएफसी और टीवीसी को जोड़ने के बाद जो लागत, जो टीसी वक्र आप देख रहे हैं,
वो शो करता है, वो इंगित करता है आपकी कुल लागत को। यह शून्य से शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उत्पादन की 0 इकाइयों पर भी आपका कुछ ना कुछ जो लागत है स्थिर लागत के तौर पर जरूर खर्च हो रही है। अब बात करते हैं औसत स्थिर लागत की। यदि आपको औसत उत्पादन का कंसेप्ट याद है तो आपको पता होगा कि औसत निकालने के लिए आप टोटल को इकाइयों से भाग करते हैं। वही तरीका हम यहां इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको निकालनी है औसत स्थिर लागत तो इसका तात्पर्य है उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपकी कुल स्थिर लागत को भाग कर देंगे उत्पादन की मात्रा से, अर्थात AFC बराबर होगा TFC भाग Q। इसका वक्र जब आप स्क्रीन पर देखेंगे यह नीचे की तरफ गिरता हुआ है क्योंकि स्थिर लागत स्थिर है और जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयां बढ़ेंगी औसत स्थिर लागत गिरती जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं औसत परिवर्ती लागत की। फिर से पुनः औसत निकालने के लिए हम हमेशा कुल को इकाइयों से भाग करते हैं, लेकिन अब किसका कुल लेना है? अब परिवर्ती लागत का कुल लेना है। तो कुल परिवर्ती लागत को जब आप भाग करते हैं उत्पादन की मात्रा से तो आपको प्राप्त होती है उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है TVC भाग Q के। यदि आप इसका वक्र देखेंगे तो यह एक U आकार का वक्र होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीमांत लागत की। अगर आपको सीमांत उत्पादन की अवधारणा याद है तो उसका अर्थ था श्रम की एक इकाई बढ़ाने से या परिवर्ती कारक की एक इकाई बढ़ाने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि। उसी तरह से सीमांत लागत का तात्पर्य, सीमांत लागत का अर्थ है उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने से उत्पादन की कुल लागत में होने वाली वृद्धि। यदि सांकेतिक तौर पर इसको दर्शाया जाए तो MC बराबर होता है TC ऑफ N माइनस TC ऑफ N माइनस 1, अर्थात कुल लागत की वर्तमान इकाई में से आप घटा कर दीजिए कुल लागत की वर्तमान इकाई से पहले वाली इकाई। और सीमांत लागत वक्र की का आकार आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह भी काफी हद तक U आकार का ही होता है। अब बात करते हैं औसत लागत एवं सीमांत लागत के बारे में। औसत लागत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपकी कुल लागत है उसको आप भाग कर देंगे मात्रा से। तो अगर आपको औसत लागत को परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे? औसत लागत वस्तु की प्रति इकाई लागत है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप वस्तु की कुल लागत को उसकी मात्रा से भाग देते हैं। तो बात करते हैं औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच में संबंध की। यदि आप AC और MC वक्रों को देखेंगे तो दोनों ही वक्र U शेप्ड है, किंतु बिंदु A से पहले जहां AC और MC दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहे हैं वहां पर AC MC से अधिक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो वो MC से अधिक है। MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, उसको काटता है और काटने के बाद बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। प्रतिच्छेद बिंदु के बाद आप देखेंगे जब MC और AC दोनों ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो अब MC AC से अधिक हो जाता है। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं, मुख्य संबंध हैं औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच के। प्रतिच्छेद बिंदु से पहले AC और MC दोनों ही नीचे गिर रहे हैं, लेकिन AC MC से अधिक है। MC बढ़ते हुए AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और प्रतिच्छेद बिंदु के बाद जब MC और AC दोनों ही बढ़ना शुरू करते हैं तो MC AC से अधिक हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं औसत लागत, औसत परिवर्ती लागत एवं सीमांत लागत के बीच में संबंध के बारे में। तो औसत लागत, औसत परिवर्ती लागत एवं सीमांत लागत के बीच में भी लगभग वही संबंध है जो सीमांत लागत एवं औसत लागत के बीच में था, लेकिन सीमांत लागत बढ़ते हुए पहले औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसके बाद वह कुल लागत के न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बाकी संबंध के बिंदु
औसत लागत एवं सीमांत लागत के बारे में हमने जो सीखे हैं वही औसत लागत एवं औसत परिवर्ती लागत के बारे में भी सत्य है। अब लागतों की इन विभिन्न अवधारणाओं को हम एक तालिका की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्पादन की इकाइयां पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। कुल स्थिर लागत TFC 100 है। अब आप सोचेंगे कि TFC 0 पर भी 100 क्यों है? क्योंकि यह कुल स्थिर लागत है। चाहे आप उत्पादन कीजिए अथवा आप उत्पादन नहीं कीजिए, कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर है और हमेशा रहेगी। तो इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उत्पादन की 0 इकाइयां बनाते हैं अथवा आप उत्पादन की 6 इकाइयां बनाते हैं, कुल स्थिर लागत स्थिर रहेगी 100 पर। बात करें कुल परिवर्ती लागत की, तो जब आप उत्पादन की कोई इकाई नहीं बना रहे तो कुल परिवर्ती लागत भी 0 है। जैसे जैसे आप उत्पादन की इकाइयां बढ़ाते हैं, आपकी परिवर्ती लागत बढ़ती जाती है और 60, 80, 90, 110, 150 और 240 पहुंच जाती है। अगर बात करें कुल लागत की, कुल लागत यदि आपको याद हो, हमने डिस्कस किया, हमने बात की, कुल लागत योग है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागत का। तो यदि आप TFC और TVC को जोड़ दें तो आपको प्राप्त हो जाएगी कुल लागत। 100 जमा 0 100 है, 100 जमा 160 160 है, 100 जमा 80 180 है, 100 जमा 90 190 है, 100 जमा 110 210 है, 100 जमा 150 250 है एवं अंत में 100 जमा 240 340 है। यदि बात करें औसत स्थिर लागत अर्थात AFC की, औसत निकालने के लिए मैं फिर आपको बताऊंगा, बहुत साधारण तरीका है याद रखने के लिए कि जो भी कुल है उसको इकाइयों से भाग कर दीजिए। यहां पर आप औसत निकालना चाहते हैं FC का यानी स्थिर लागत का, तो आप स्थिर लागत का टोटल यानी TFC को भाग कर दीजिए उत्पादन की इकाइयों से। यदि आप 100 को 0 से भाग करेंगे, क्योंकि यह वैल्यू परिभाषित नहीं है तो आप एक डैश लगा देंगे, किंतु जब आप 100 को 1 से भाग करेंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा, 100 को 2 से भाग करेंगे आपको 50 प्राप्त होगा, 100 को 3 से भाग करेंगे आपको 33.33 प्राप्त होगा। और इसी तरह से बढ़ते हुए जब आप 200 इसी तरह से बढ़ते हुए जब आप अंत में 100 को 6 से भाग करेंगे तो आपको 16.66 प्राप्त होगा। बिल्कुल यही तरीका आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर सकते हैं। यदि बात करें एवरेज कॉस्ट की, इसको ज्ञात करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप AFC और ABC को जोड़ दें। दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को भाग करेंगे इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से, इकाइयों से। तो यदि आप TC जो कि पहले इकाई पर है 160, उसको भाग करेंगे 1 से, आपको प्राप्त हो जाएगा 160। दूसरी इकाई पर TC आपको दे रखा है 180, यदि आप उसको भाग करते हैं 2 से, आपको प्राप्त हो जाएगा 90। और इसी तरह जब आप TC की अलग अलग मात्राओं को उत्पादन की अलग अलग इकाइयों से भाग करेंगे तो आपको AC प्राप्त हो जाएगा। अंत में बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट अथवा सीमांत लागत की, जिसको प्राप्त करने के लिए आप कुल लागत अथवा कुल परिवर्ती लागत दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कुल लागत की वर्तमान इकाई से उसकी पहले वाली इकाई घटा कर दीजिए, अथवा आप कुल परिवर्ती लागत की वर्तमान इकाई से उसकी पहले वाली इकाई घटा कर दीजिए। तो पहली इकाई के लिए यदि आपको सीमांत लागत निकालना है, आप देख सकते हैं कि वहां पर 60 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली इकाई पर कुल परिवर्ती लागत अथवा कुल लागत 60 और 160 है। यदि आप 60 से 0 माइनस करेंगे तब भी आपको 60 प्राप्त होगा। यदि आप 160 से 100 माइनस करेंगे, घटा करेंगे, तब भी आपको 60 प्राप्त होगा। दूसरी इकाई के लिए यदि आप 80 में से 60 घटा करेंगे तो भी आपको 20 प्राप्त होगा, अथवा आप 180 से 160 घटा करेंगे तब भी आपको 20 प्राप्त होगा।
और इस तरह से आप हर इकाई के लिए सीमांत लागत को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सीमांत लागत को प्राप्त करने के लिए जो आप अंतर कर रहे हैं, जो आप घटा कर रहे हैं, वो आप कुल परिवर्ती लागत अथवा कुल लागत दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हमने जो सीमांत लागत और औसत लागत वक्र देखे वो यू आकार के क्यों हैं, उनका आकार यू की तरह क्यों है, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है यू उसके जैसे क्यों दिखते हैं ये। इसका कारण होता है परिवर्ती अनुपात का नियम। जी हां, बिल्कुल ठीक, वही नियम जो हमने उत्पादन की अवधारणा में सीखा है, जिसके बारे में हमने उत्पादन की अवधारणा में बात की है। तो जिस कारण से आपका उत्पादन के अंदर वक्रों की आकृति होती है, वही कारण है कि एमसी और एसी वक्र भी अपनी आकृति प्राप्त करते हैं। यदि आपको ध्यान होगा कि उत्पादन को जब शुरू में बढ़ाया जाता है तो आपका एमपी बढ़ता है, उसके एक पॉइंट के बाद एमपी गिरता है और नेगेटिव हो जाता है। यदि आप एमपी को उल्टा कर दें, आप उसको शीशे में यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एमपी का उलट छवि जो है वो कहीं ना कहीं एमसी के जैसी है, क्योंकि शुरू में आपको वर्धमान प्रतिफल के कारण एसी और एमसी गिरता हुआ प्राप्त होता है, और जब एसी और एमसी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचते हैं उसके बाद ह्रासमान प्रतिफल के कारण ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, और इस कारण आपको इन वक्रों की यू आकार की प्राप्ति होती है। यह बात हुई अल्पकाल में लागतों के बारे में। अब बात करते हैं दीर्घकाल में लागतों के बारे में। दीर्घकाल, दोबारा पुनः मैं आपको बताता हूं, समय की वह अवधि है जहां पर स्थिर कारकों एवं परिवर्ती कारकों के बीच में भेद समाप्त हो जाता है। अर्थात अब आप अपने सभी साधनों को, सभी आगतों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि स्थिर कारकों एवं परिवर्ती कारकों के बीच में अंतर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसी वजह से स्थिर लागतों एवं परिवर्ती लागतों के बीच में भी भेद समाप्त हो जाता है। और दीर्घकाल में आपको दो प्रमुख लागतें प्राप्त होती हैं, जिनका नाम है दीर्घकालीन औसत लागत एवं दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन औसत लागत को हम LRAC अर्थात लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के द्वारा दर्शाएंगे, एवं दीर्घकालीन सीमांत लागत को हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी LRMC के द्वारा दर्शाएंगे। किंतु इन लागतों में और अल्पकाल की लागतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको अभी भी यदि औसत निकालना है, आपका तरीका वही रहेगा। आप कुल लागत को भाग कर दीजिए उत्पादन की इकाइयों से। आपको यदि सीमांत लागत निकालनी है, आपका तरीका वही रहेगा। आप कुल लागत अथवा कुल परिवर्ती लागत, अब देखिए यहां पर सारी ही लागतें परिवर्ती लागत है, क्योंकि यहां पे कोई लागत स्थिर नहीं है। तो चाहे आप टीसी लिखिए या आप टीवीसी लिखिए, बात एक ही है। आपका टीवीसी ही यहां पर टीसी है। तो यदि आपको सीमांत लागत की गणना करनी है तो टीसी की वर्तमान मात्रा में से आप टीसी की ही वर्तमान से पहले वाली मात्रा को घटाते हुए चलिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू। यदि बात करें दीर्घकाल में लागत वक्रों के आकार के बारे में, तो जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में भी, दीर्घकाल में भी लागत वक्र लगभग यू आकार के ही हैं, किंतु अल्पकाल के वक्रों से ज्यादा चपटे हैं, क्योंकि अवधि बढ़ गई है तो इनका फैलाव भी बढ़ गया है। किंतु अल्पकाल में यू आकृति का कारण जो था, जो रीजन था कि क्यों आपके ये वक्र यू आकृति के थे, वो कारक के प्रतिफल के कारण था। किंतु दीर्घकाल के अंदर कारक के प्रतिफल नहीं होते, पैमाने के प्रतिफल होते हैं, और पैमाने के प्रतिफल के फलस्वरूप आपके दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार के हो जाते हैं। तो आरंभ में जब कोई फर्म छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, तो शुरुआत में उसको बढ़ते हुए वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है कि शुरुआत में जब आप अपना उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपको उत्पादन की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होती हैं,
जैसे श्रम विभाजन का लाभ, जब आप बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं तो आपको कुछ छूट मिलती है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें शुरुआत में आपकी लागतों को कम करती हैं। जब आप लागतें कम करते करते न्यूनतम लागत पर पहुंच जाते हैं तो फर्म कुछ समय तक पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर रहती है, किंतु उसके बाद आपकी लागतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप जैसे जैसे अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, आपको बचतों की जगह अब बचतें प्राप्त होने लगेंगी। मतलब पहले आपको जो फायदे हो रहे थे, अब वही शायद आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएं। और क्योंकि अब आपको पैमाने की अब बचतें प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए आप ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण लागतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और औसत लागत वक्र न्यूनतम बिंदु से बढ़ना शुरू हो जाता है और यू आकृति प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही लागत तथा उत्पादन के अध्याय का भाग 3 भी समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।